Hello students, I am Savita Gupta, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर. वेलकम इन लर्न विद सविता. आज हम क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोएम द ट्रीज, जिसे एंड्रियन रिच ने लिखा है, इसके क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं. हु रोट द पोएम द ट्रीज? द ट्रीज इस कविता की लेखिका कौन है? The poem The Trees is written by Adrienne Rich. Adrienne Rich इस कविता The Trees की कवयित्री हैं. According to you, what does the trees symbolize? आपके अनुसार पेड़ किस चीज़ के प्रतीक हैं? In the poem, the trees are used as metaphor for human beings. तो ट्रीज जो हैं ये इनको एक रूपक की तरह इस्तेमाल किया गया है इस कविता में, और ये मनुष्य के प्रतीक हैं. Why does the trees describe in the first stanza not useful for birds? फर्स्ट स्टेंजा में जिन पेड़ों का वर्णन किया गया है वो पक्षियों के लिए और इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़ों के लिए उपयोगी क्यों नहीं है? The trees described in the first stanza are either decorative plants, decorative यानी सजावटी पौधे हैं, kept inside the house. तो फर्स्ट स्टेंजा में जिन पेड़ों का, जिन पौधों का वर्णन किया गया है वो या तो सजावटी पौधे हैं जिन्हें कि घरों में सजा करके रखा गया है, और दे आर द पेंटिंग और पिक्चर ऑफ प्लांट्स, या फिर वो क्या है, पेड़ों की पेंटिंग है या पिक्चर है. देयरफॉर दे आर नॉट यूजफुल फॉर बर्ड्स और इंसेक्ट्स, इसलिए वो पक्षियों के लिए या कीड़ों मकोड़ों के लिए कोई उपयोगी नहीं है. क्यों नहीं उपयोगी हैं? बर्ड्स कैन नॉट सिट ऑन देयर ब्रांचेस, क्योंकि जो बर्ड्स हैं वो इन पेड़ों की ब्रांचेस पर बैठ नहीं सकती हैं. इंसेक्ट्स कैन नॉट हाइड इन देम, और छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं जो इन पेड़ों के, इनकी डालियों के, पत्तियों के पीछे छुप के रहते हैं, वो इनमें छुप भी नहीं सकते हैं. Why do the trees need to move out? Where have they been and why? पेड़ जो हैं कहाँ की ओर निकल रहे हैं और अब वे कहाँ हैं और क्यों हैं? The trees in the forest have been cut and the man has planted trees in his pot and pans for decorative purposes. तो होता ये है कि पेड़ पौधों को मनुष्य काट रहा है, जंगल को काट करके नष्ट कर रहा है, और चूँकि उसे सजावट के लिए पौधे चाहिए तो अपने घर के अंदर छोटे छोटे गमलों में, छोटे छोटे बर्तनों में सजावटी पौधों के रूप में इन्हें अपने घर में लगा रहा है. इट मेक्स द ट्रीज फील सफोकेटेड. इसके कारण पेड़ जो हैं अब बिल्कुल घुटन महसूस करते हैं इन छोटे गमलों में, क्योंकि न तो वहाँ उन्हें उनकी जड़ों को फैलने की जगह होती है और न जितना प्रकाश उन्हें चाहिए वो उन्हें मिल पाता है. सो दे नीड टू मूव आउट इनटू द फॉरेस्ट. इसलिए अब ये ज़रूरत हो गई है कि वो पौधे जो हैं वो वहाँ से निकले और जंगल की ओर, अपने प्राकृतिक परिवेश की ओर आगे बढ़ें. नाउ द प्लांट्स आर केप्ट इन पॉट एंड पैन इनसाइड द हाउसेस फॉर डेकोरेटिव पर्पस, है ना. तो अभी इस समय जो पेड़ पौधे हैं उनको घरों के अंदर गमलों में और छोटे छोटे बर्तनों में सजावटी पौधों के रूप में रखा गया है. What happens after the tree moved out of the forest? जब पेड़ पौधे जंगल की तरफ चले जाएंगे तो घरों का क्या होगा? After the trees moved out of the forest, it became barren. जब सारे पेड़ जो हैं जंगल से चले जाएंगे, जंगल खाली हो जाएगा, तो वो जगह बिल्कुल बैरन हो जाएगी. बैरन यानी बंजर हो जाएगी,
अनुपयोगी हो जाएगी, अनुपजाऊ हो जाएगी, किसी काम की नहीं रह जाएगी। द बर्ड्स हैव नो प्लेस टू सिट ऑन, क्योंकि वहाँ पर अनुपजाऊ इसलिए हो जाएगी, किसी काम की इसलिए नहीं रह जाएगी क्योंकि अब वहाँ पर कोई पेड़ नहीं है, तो वहाँ पर अब चिड़ियों के बैठने की कोई जगह भी नहीं रह जाएगी। इंसेक्ट्स फाइंड नो प्लेस टू हाइड देमसेल्व्स, जो कीड़े मकोड़े हैं उनको भी छुपने के लिए कोई जगह अब नहीं रह जाएगी। What does the trees do to disengage themselves? अपने आप को डिसengage करने के लिए, आज़ाद करने के लिए बेड़ियों से पौधे क्या करते हैं? The trees try to disengage themselves by breaking their barrier. पेड़ अपने आप को बंधन से अलग करने के लिए, आज़ाद करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं कि वो अपने बंधन को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और साथ ही दे वांटेड टू गो आउट इन देयर नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, नेचुरल हैबिटेट यानी कि प्राकृतिक परिवेश, वे अपने प्राकृतिक परिवेश में जाने का प्रयास कर रहे हैं बाय ब्रेकिंग द हाउस होल्ड सैकल्स। हाउस होल्ड सैकल्स यानी कि घरेलू बेड़ियों को तोड़ करके अपने प्राकृतिक परिवेश में जाने का वो प्रयास कर रहे हैं। थ्रू द पोएम व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट डिफॉरेस्टेशन? इस कविता के माध्यम से डिफॉरेस्टेशन यानी वनों के विनाश से आप क्या समझते हैं? वनों का विनाश होगा तो क्या होगा, इस परिणाम के बारे में आपको क्या समझ में आता है? डिफॉरेस्टेशन हैज़ बिकम वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना, वन ऑफ द मेजर्स प्रॉब्लम। वनों का विनाश विश्व की कई बड़ी समस्याओं में से एक समस्या है। थ्रू दिस पोएम द ट्री, द पोएट एम्फेसाइज द कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि नतीजा, आफ्टर द ट्रीज मूव्ड आउट ऑफ द फॉरेस्ट। तो इस कविता के माध्यम से कवि उन परिणामों के बारे में बताना चाह रही हैं, उन परिणामों के बारे में तब जब जंगल में पेड़ ही नहीं रहेंगे। इट विल ऑल्सो डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस, और ऐसा होने से पूरा पर्यावरणीय संतुलन जो है वो बिगड़ जाएगा। What are the three things that cannot happen in treeless forest? है ना, treeless forest। तो वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो ऐसे जंगल में घटित होंगी जिस जंगल में पेड़ ही नहीं होंगे? जब पेड़ ही नहीं होंगे तो जंगल काहे का, है ना। द 3 things that cannot happen in treeless forest। तो वृक्ष विहीन जंगल में जो 3 चीज़ हैं जो नहीं हो सकती हैं वो ये है, द सिटिंग ऑफ ए बर्ड ऑन ट्री, पेड़ नहीं है तो पेड़ों पर पक्षी भी नहीं बैठ सकेंगे। द हाइडिंग ऑफ इंसेक्ट्स, पेड़ नहीं है, डालियाँ नहीं है, पत्तियाँ नहीं है, तो उनके पीछे छुपने वाले, अपने जीवन चक्र को पूरा करने वाले कीड़े मकोड़े भी नहीं होंगे। द सन बरिंग इट्स फिट यानी कि रेडिएशन इन द शैडो ऑफ द फॉरेस्ट, सूर्य ऊपर से अपनी किरणों को नीचे की ओर डालता है, और ये किरणें पेड़ों के जंगल से, उनके पत्तियों से होते हुए नीचे छाया तक पहुंचती हैं, और पेड़ नहीं होंगे तो ऐसा नहीं होगा। हाउ डज द पोएटेस डिस्क्राइब द नाइट, हाउ डज शी फील? जो हमारी कवयित्री हैं वो रात्रि का वर्णन किस तरह कर रही हैं और वो क्या महसूस कर रही हैं। इट्स नाइट टाइम, रात का समय है। द नाइट इज़ फ्रेश, नाइट बिल्कुल फ्रेश है, बहुत ही बढ़िया है। इन द ओपन स्काई द फुल मून इज शाइनिंग, खुले आकाश में पूरा चांद चमक रहा है। द पोएटेस
feel the smell of leaves and lichen. जो पोर्टिस है वो पत्तियों और लाइकेन, जो एक तरह का शैवाल होता है, फंगस और एल्गी मिलकर के बनाते हैं, वो उनकी स्मेल को उनके तक पहुंच रही है. हर हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स. उसकी हमारी कवयित्री का जो दिमाग है उसमें तरह तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं. वो तरह तरह की आवाज़ों के बारे में सोच रही है. बट शी थिंक्स दैट द नेक्स्ट डे दीज विस्पर्स विल बी साइलेंट. लेकिन हमारी कवयित्री एंड्रियन रिच वो ये भी सोच रही हैं कि हो सकता है कि कल तक ये सब कुछ, ये सारी आवाज़ें शांत हो जाएं. What kind of whispers can the poetess hear? तो कवयित्री किस तरह की विस्पर यानी फुसफुसाहट को सुन रही हैं. Why will these be silent tomorrow? ये फुसफुसाहट कल शांत क्यों हो जाएगी. The poet can hear the voice of the trees talking to each other, asserting their right to be free and the sound of their moving out. तो कवि जो है पेड़ों को आपस में बात करते हुए उन आवाज़ों को सुन रही हैं जिनमें वो अपने आज़ादी का दावा कर रहे हैं. साथ ही उनके बाहर जाने की आवाज़ भी सुन रही हैं. इट मे बी हर इनर वॉइस दैट रिप्रिमाइंड हर इन इम्प्रिजनिंग द ट्रीज. ये उनके अंतरात्मा की भी आवाज़ हो सकती है जो उन्हें पेड़ों को घरों में कैद रखने के लिए फटकार लगाती है. द विस्पर विल बी साइलेंट टुमारो एज द ट्री विल मूव आउट इनटू द फॉरेस्ट एंड विल बी फ्री. ये सारी फुसफुसाहटें हो सकता है कल शांत हो जाएं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कल ये सारे के सारे पेड़ आज़ाद होकर घरों से निकल करके जंगल की ओर लौट जाएं. What happens to the house when the trees move out of it? उन घरों का क्या होगा जब सारे के सारे पेड़ इन घरों से निकल करके जंगल की ओर चले जाएंगे. When the trees move out of the house, the glasses break and the whisper of the tree vanish, leaving the house silent. जब सारे के सारे पेड़ जंगलों को लौट जाएंगे घर छोड़ करके, तो घरों के कांच की जो खिड़कियां हैं वो टूट जाएंगी, इनकी जो फुसफुसाहटें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और घर बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा, खामोश हो जाएगा, कोई आवाज़ वहाँ नहीं होगी. What does the poetess compare the vow with and why? कवि पेड़ों के शाखाओं की तुलना किस चीज़ से करती हैं और क्यों. The bough are long and cramped. जो पेड़ की शाखाएं हैं वो लंबी हैं और झुकी हुई, ऐठी हुई हैं. The poetess compare the boughs with the recently discharged patient who are moving out of the clinic door. कवि शाखाओं की तुलना हाल में ही अस्पताल से छुट्टी पाए मरीज से कर रही हैं, जो अस्पताल के घुटन भरे माहौल से छूट करके अपने प्राकृतिक परिवेश यानी घर की ओर जाने के लिए क्लिनिक की दरवाजे की ओर बढ़ रहा है. Boughs also move out in the semi-dashed state as if they are under a spell. ठीक है, स्पेल यानी क्या होता है, भ्रमित अवस्था, तंत्र अवस्था या जादू की अवस्था है ना. तो जो हमारे पेड़ पौधे हैं इनकी जो शाखाएं हैं वो भी इसी कमज़ोर मरीज की तरह, इसी तरह अर्धनिद्रित तंत्र अवस्था में है, मानो इस तरह से मानो वो जादू के प्रभाव में है. In fact, it is because they are deprived of light. लेकिन वास्तव में उनकी अवस्था इसलिए है क्योंकि
लंबे समय तक घरों के अंदर बंद रहने के कारण जितना प्रकाश उन्हें मिलना चाहिए था उतने प्रकाश से ये वंचित हो गए हैं, इसलिए इनकी ऐसी अवस्था है। हाउ डू द ट्रीज रिबेल अगेंस्ट देयर इम्प्रिजनमेंट एट द हैंड ऑफ मैन? पेड़ मनुष्य के हाथों से अपने कैद का विद्रोह कैसे करते हैं? मैन हैज़ imprisoned द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट इन द हाउस इन द सिटीज़। मनुष्य ने जंगल के पेड़ों को अपने शहरी घरों में सजावटी पौधों के रूप में कैद कर रखा है। Here the trees rebel against their imprisonment, और वे अपने घरों में इसी कैद का विद्रोह कर रहे हैं। The roots of the trees come out of the floor by breaking them. इस विद्रोह के लिए उनकी जड़ें फर्श को तोड़ करके उनकी दरारों से बाहर आने का प्रयास कर रही हैं। The leaves come out of the windows by breaking the glasses, और पत्तियां उनकी खिड़कियों की कांच को तोड़ करके बाहर आने का प्रयास करती हैं। The long cramped branches start expanding themselves, और उनकी ऐंठी हुई लंबी शाखाएं अधिक से अधिक प्रकाश पाने के लिए अपने आप को विस्तार देने लगती हैं, फैलने लगती हैं। Thus the trees move out into the forest. तो इस तरह विद्रोह दिखाते हुए पेड़ घरों के कैद से निकलकर अपने प्राकृतिक परिवेश की ओर जाने का प्रयास करते हैं। देखा जाए तो ये कविता एक प्रतीकात्मक कविता है। पेड़ों के माध्यम से एंटनी रिच ने महिलाओं की बात की है जो वे पुरुष सत्ता को नकार करके घरों में अपनी कैद को नकार करके अपनी आज़ादी की ओर कदम बढ़ा रही हैं। अब आत्मविश्वास के साथ वो घरों से बाहर निकल करके बाहरी दुनिया में अपना स्थान बनाने का प्रयास कर रही हैं। थोड़ा ही सही, पर वो कुछ तो इसमें सफल हो भी रही हैं। How does the poetess describe the growth of the trees inside the house? कवि घर के अंदर पौधों के विकास का वर्णन किस तरह करती हैं? The trees inside the house grow in pots and pan. पौधे घरों के अंदर गमले में और उथले बर्तनों में उगाए जाते हैं। So their roots feel cramped and try to free themselves from the cracks of veranda floor. इसलिए उनकी जड़ें तंग हो जाती हैं और फर्श की दरारों से खुद को मुक्त करने का कोशिश करती हैं। फर्श की दरारों से वो बाहर आने लगती हैं। The leaves need light, so they move towards glass window. पत्तियाँ जो प्रकाश से वंचित रहती हैं प्रकाश पाने के लिए कांच की खिड़कियों की ओर मुड़ जाती हैं। The twigs are stiff and boughs are like the newly discharged patient coming out of the clinic door. और इसी तरह शाखाएं भी ऐठी रहती हैं और वे उस मरीज की तरह दिखाई देने लगती हैं जो हाल में ही अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ है और घर वापस जाने के लिए क्लिनिक के दरवाजे की ओर बढ़ रहा है। Why does the poetess use the metaphor of newly discharged patient for the vows? तो घर में कैद पेड़ों की शाखाओं के लिए कवि ने न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट के रूपक का इस्तेमाल क्यों किया है? The patient feels depressed in the hospital. अस्पताल में भर्ती मरीज उदास महसूस करता है। As soon as he recovers, he is eager to leave the hospital. जैसे ही वह थोड़ा स्वस्थ होने लगता है डॉक्टर के परमिशन से तुरंत अस्पताल छोड़ करके घर जाने को तैयार हो जाता है। And rushes towards the clinic's door.
और अपने प्राकृतिक परिवेश यानी अपने घर में जाने के लिए क्लिनिक के दरवाजे की ओर चल देता है। In the same way, the plants in the pots feel suffocated. ठीक इसी तरह गमले में लगे पेड़ भी घुटन महसूस करते हैं। They are deprived of adequate light. उन्हें घर के अंदर प्रकाश संश्लेषण के लिए जितना प्रकाश चाहिए वो प्राकृतिक प्रकाश उन्हें नहीं मिल पाता है। So they stretch themselves towards the glass windows in the hope of finding light. इसलिए वे अधिक से अधिक प्रकाश पाने की आशा में कांच की खिड़कियों की ओर अपनी शाखाओं को फैला देते हैं। How does the poetess describe the moon in the beginning and at the end of the poem? कविता के शुरुआत में और कविता के अंत में कवि किस तरह से चांद का वर्णन करती हैं। इन द बिगनिंग द पोएटेस सेज दैट द फुल मून इज शाइनिंग इन द स्काई। कवियत्री के अनुसार कविता के शुरुआत में आकाश में पूरा चांद चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब जंगल खाली है, वहाँ कोई पेड़ ही नहीं है, तो चांद पूरा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। At the end of the poem, she described the moon broken in pieces. और कविता के अंत में वो बताती हैं कि कांच के टूटे हुए कांच की तरह जो चांद है वो ओक के पेड़ के सबसे ऊपरी हिस्से पर मुकुट की तरह चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। लाइक ए ब्रोकन मिरर एंड शाइन्स ऑन द हेड ऑफ द टॉलेस्ट ओक ट्री। सबसे ऊंचे ओक के पेड़ के शीर्ष पर टूटे हुए कांच से बने मुकुट की तरह चमकता हुआ चांद दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है कि शुरू में चांद पूरा दिख रहा है और बाद में जब जंगल पेड़ों से भर गया है तो वो कैसा दिख रहा है? एक मुकुट की तरह, टूटे हुए कांच के मुकुट की तरह दिख रहा है। तो बता रही हैं कि एज द ट्रीज मूव आउटसाइड दे कवर सम ऑफ द शाइन ऑफ द मून एंड इट कैन बी सीन ओनली इन पार्ट्स। कि अब ऐसा इसलिए है क्योंकि सारे जो पेड़ हैं वो बाहर जंगल में आ गए हैं। इन पेड़ों से होकर के देखने पर चांद का कुछ हिस्सा तो पेड़ की पत्तियों और शाखाओं में छुप जा रहा है और कुछ ही हिस्सा दिखाई दे रहा है। दैट इज़ वाई द मून हैज़ ब्रोकन इनटू पीसेस। और यही कारण है कि चांद टूटे हुए कांच के टुकड़ों की तरह मुकुट के रूप में सजा हुआ दिखाई दे रहा है। सन बरी इट्स फीट इन शैडो एक्सप्लेन। सूर्य अपने पैरों को छाया में धंसा देता है, इसकी व्याख्या करिए। द सन गिव्स अस हीट। सूर्य हमें गर्मी देता है। द वर्ड सन बरी इट्स फीट creates a picture of hot radiating sun cooling its feet. The sun bury its feet in shadow. इन शब्दों से रीडर के माइंड में एक ऐसा चित्र बनता है मानो सूर्य अपने गर्म विकिरण को पेड़ों की ठंडी छाया से होकर के गुजार रहा है और पेड़ जिस ज़मीन पर उगे हैं उस ज़मीन तक पहुंच रहा है। वहां पहुंच करके पेड़ों की ठंडी छाया में सूर्य की ये किरणें भी ठंडी हो जाती हैं। इन द कूल शैडो ऑफ ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट। तो पेड़ों के इन ठंडी छाया में पहुंच करके सूर्य की गर्म किरणें भी ठंडक महसूस करती हैं।
The sun's feet refers to the rays of sun that fall on the earth through the leaves. यहाँ सूर्य के पैरों का तात्पर्य सूर्य के उन किरणों से है जो पेड़ों के पत्तियों से होकर धरती पर आती हैं, छाया देती हैं और ठंडक पैदा करती हैं. Does the poem presents a conflict between man and nature? क्या यह कविता मनुष्य और प्रकृति के बीच में संघर्ष बताता है? Yes, the poem presents a conflict between man and nature. जी हाँ, बिल्कुल. यह कविता मनुष्य और प्रकृति के बीच संघर्ष को प्रस्तुत करता है. It is in fact the theme of the poem. और देखा जाए तो यही इस कविता का थीम भी है. नेचर इज़ फ्री एंड नॉट बाउंडेड. प्रकृति स्वतंत्र है, वह बंधन में नहीं है. मैन प्रिफर टू लिव इन बाउंडेड स्पेसेस एंड ऑलवेज हार्म्स द नेचर. जबकि मनुष्य सीमित स्थानों में रहना पसंद करता है और हमेशा प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है. It cuts down the forest to make houses. अपने घर को बनाने के लिए जंगलों को काटता है. He keeps the plants in pots to decorate his house and put the animals in cage. और अपने घरों को सजाने के लिए पौधों को गमलों में उगाता है और अपने मनोरंजन के लिए जानवरों को पिंजरे में रखता है. Man disturbs the ecological balance in nature. मनुष्य प्रकृति में उसके पर्यावरणीय संतुलन को भी बिगाड़ता है. The poem represents the rebellion of the trees against the human oppressions and imprisonment within walls. तो यह कविता चार दीवारी में कैद पेड़ों का मानव के द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के खिलाफ विद्रोह का प्रतिनिधित्व करता है. Why is the poet writing long letters? जो कवयित्री हैं वो लॉन्ग लेटर्स क्यों लिख रही हैं? She feels sorry for the imprisonment of the trees in the city and city houses, है ना. She feels यहाँ एस होना चाहिए. तो imprisonment of the trees in the city houses. पेड़ शहर के घरों में कैद हैं, ये सोचकर उन्हें खेद होता है. She thinks that nobody would be interested to know how hard the trees are trying to set themselves free. उन्हें ऐसा लगता है कि कोई भी इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि ये पेड़ अपने आप को आज़ाद करने के लिए किन कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं. She is writing long letters, a poem voicing the trees' right to be in their natural habitat, that is in the forest. तो इस तरह से वे इन पौधों के हक में आवाज़ उठाते हुए पत्र लिख रही हैं कि इन पेड़ पौधों को अपने प्राकृतिक परिवेश यानी कि जंगल में होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वाई डज शी नॉट मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस इन हर लेटर्स. ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. कवि ने अपने पत्र में अपने घरों से जंगल में जाने का जिक्र क्यों नहीं किया है. शी डजंट मेंशन द डिपार्चर ऑफ द ट्रीज इन हर लेटर्स बिकॉज शी इज़ ह्यूमन बीइंग एंड फील्स टू एम्बेरेस्ड फ्रॉम इम्प्रिजनिंग देम इनसाइड द हाउस. कवि ऐसा इसलिए नहीं कर रही हैं क्योंकि वो भी एक इंसान है और पेड़ों को घर के अंदर कैद करने पर शर्मिंदगी महसूस कर रही हैं.
She thinks that nobody would be interested to know how hard the trees are trying to set themselves free. वे सोचती हैं कि शायद कोई भी इस चीज़ को नहीं समझना चाहता है कि अपने आप को आज़ाद करने के लिए पेड़ किन कठिनाइयों से गुजर रहे हैं. But she is happy feeling the beauty of the trees moving back to the forest, and she was immensely happy to realize it. लेकिन अब वे पेड़ों की खूबसूरती को वापस जंगल में जाते हुए देखकर खुश हैं और वे इस चीज़ को महसूस करके भी खुशी महसूस कर रही हैं. The trees have been shown to have human qualities in this poem. Justify the statement with examples. इस कविता में वृक्षों में मानवीय गुणों का वर्णन किया गया है, मानवीय गुणों को दर्शाया गया है. इस कथन की पुष्टि उदाहरण सहित करिए. The trees have shown some human qualities in the poem. ये सही है कि इस कविता में वृक्षों में कुछ मानवीय गुण दर्शाए गए हैं. The way they struggle to get themselves free from the boundary of the house is similar to the struggle of oppressed people who are deprived of their freedom. तो घर की चारदीवारी से आज़ाद होने के लिए जिस तरह से पौधे संघर्ष करते हैं, ये उनका संघर्ष उसी संघर्ष के समान है जो वो उत्पीड़ित व्यक्ति करता है जिसे उसकी स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया है. Similarly, the trees didn't give up when enslaved and are determined like human beings to get the freedom. इसी तरह पेड़ भी घर में कैद होने पर हार नहीं मानते हैं और मनुष्य की तरह अपनी स्वतंत्रता के लिए कृत संकल्प होते हैं. Human to fight till end and finally win. इंसान की तरह वे भी अंत तक लड़ते हैं और जीत जाते हैं. तो ये ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं कुछ जो पेड़ों में दर्शाई गई हैं. इनफैक्ट पूरे पोएम में पेड़ों का मानवीकरण किया गया है. What is the theme of the poem The Tree? इस कविता The Tree का थीम क्या है? In this poem, the poetess shows the conflict between man and nature. इस कविता में कवि ने मनुष्य और प्रकृति के बीच के संघर्ष को दर्शाया है. It is a nature poem. ये प्राकृतिक कविता है. The natural habitat of trees is forest. पेड़ का जो प्राकृतिक परिवेश है वो जंगल है. Birds, animals and insects are dependent on in. और ये जो बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, कीड़े मकोड़े, ये सभी अपने आश्रय और भोजन के लिए इन्हीं पेड़ों पर डिपेंडेंट हैं, निर्भर हैं. इफ़ देयर आर नो ट्रीज द इकोलॉजिकल बैलेंस विल बी डिस्टर्ब. ये इस प्लेनेट के सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर जंगल में पेड़ नहीं होंगे तो पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ जाएगा. मैन इज़ डूइंग मोर एंड मोर हार्म टू नेचर. आज मनुष्य अपनी हरकतों से प्रकृति को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचा रहा है. मैन हैज़ कन्फाइंड नेचर विद इन द वॉल्स. मनुष्य ने प्रकृति को चार दीवारियों में कैद कर दिया है. मैन हैज़ अपरूटेड द ट्रीज एंड kept them in artificial habitat. मनुष्य ने पेड़ों को जड़ से उखाड़कर जंगल की जगह कृत्रिम परिवेश में लगा दिया है. बट नेचर इज़ फ्री, इट कैन नॉट बी कन्फाइंड. लेकिन नेचर, प्रकृति तो स्वतंत्र है, इसको चार दीवारियों में कभी भी कैद नहीं किया जा सकता है. इन दिस पोएम द पोएटेस हैज़ पर्सनिफाइड नेचर.
इस कविता में कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है और दिखाया है कि किस तरह कृत्रिम परिवेश से निकल करके पेड़ पौधे अपने प्राकृतिक परिवेश में आने का संघर्ष करते हैं। द ट्रीज स्ट्रगल टू ब्रेक आर्टिफिशियल हैबिटेट टू मूव टूवर्ड्स देयर नेचुरल हैबिटेट, है ना। तो अंत में हर पौधा जो है, हर पेड़ जो है, इस कृत्रिम परिवेश में जो कैद है, यहाँ से निकल करके अपने प्राकृतिक परिवेश में जाने का प्रयास करता है। Thus it becomes the foremost duty of every citizen to work for the protection of the environment. अतः हर नागरिक का यह प्रथम कर्तव्य है कि वो पर्यावरण की सुरक्षा करे। Here the poetess tries to convey the message that like human beings, trees are also need freedom. तो यहाँ कवि ने इस कविता के माध्यम से संदेश दिया है कि मनुष्य की तरह वृक्षों को भी स्वतंत्र रखने का पूरा हक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।